हमारे जितने माननीय सदस्य हैं उनके साथ सर्वप्रथम मैं भारतीय ध्वज को सल्यूट करता हूं, मैं भारतीय संविधान को सल्यूट करता हूं, मैं भारतीय सेना को सल्यूट करता हूं, मैं भारतीय वैज्ञानिकों और कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूं और मैं सनातन धर्म को नमन करता हूं। ये रिपब्लिक डे पिछले 72वां है, ये 71 साल से हम मनाते आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि केवल रिपब्लिक डे या आजादी के बाद से ही समस्याएं नहीं हैं इस देश में। इस देश में समस्याएं उसके बहुत पहले से हैं। हम 2000 वर्षों से समस्याएं झेल रहे हैं। अब आप देखिए, अभी माननीय सिन्हा साहब ने भी, अरोड़ा जी ने भी कहा कि समस्याएं हम में हैं, हम चेहरा किसी और का देखते हैं और षड्यंत्रकारी भी हमारे बीच में है, हम दोष किसी और को देखते हैं। आप कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, मुगलों ने आक्रमण किया, हत्या बलात्कार किया, लेकिन कभी हम आत्मावलोकन नहीं करते। और ये षड्यंत्र कब से चला आ रहा है? पहले शक थे, फिर चाइनीज थे, फिर हूण थे, फिर मुगल थे, फ्रेंच थे, पोर्चुगीज थे, ब्रिटिश थे और आज इसके पहले भी देश के अंदर मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और आज ही के दिन एक अराजक आंदोलन की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में चल रही है। आप देखिए, ये बड़ा अजीब सा संगम है कि हम पिछले 6 साल से, जब से हमने राष्ट्रवाद को प्रखर किया, जब से हमने इस देश का इतिहास और भूगोल बदलना शुरू किया, तब भी हमारे बीच के लोगों को वो मंजूर नहीं। इसके पहले भी नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है। और आज जो अराजक आंदोलन, ट्रैक्टर रैली, जो सो कॉल्ड किसान रैली हो रही है, उसमें है कौन? उसमें अर्बन नक्सली हैं, उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उसमें खालिस्तानी हैं, उसमें ऐसे देशद्रोही हैं जो भारत के टुकड़े पहले भी जिन्होंने किए और आज भी करना चाहते हैं। और उसमें कुछ हमारे बीच के मिडिल मैन व्यवसायी भी हैं जो अपने लाभ के आगे कुछ नहीं देख सकते, देश के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। ये एक कॉकटेल बना। मैं ये इस रेफरेंस में बता दूं क्योंकि ये रिपब्लिक डे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ये चीज हम फेस कर रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है। ये एक कॉकटेल बना हुआ है। एक तरह से हर साल जो होता है मोदी हटाओ आंदोलन टाइप का या मोदी हटाओ प्रतियोगिता टाइप, अगर वो होती तो हम फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते। लेकिन वो क्या रहा है कि देश तोड़ो प्रतियोगिता है, देश तोड़ो आंदोलन। आप हर साल ऐसा कुछ करिए जो देश में अस्थिरता हो, और वो भी ऐसे समय में जब हम जूझ रहे हैं एक बहुत बड़ी महामारी से, दुश्मनों से, हर जगह हम जूझ रहे हैं। लेकिन ये कॉकटेल, और ऐसे ही लोग एक जमाने से सब कुछ करते आए हैं और हम लोग चुपचाप उनको बर्दाश्त करते आए हैं क्योंकि ये चालाक है। ये बात करेंगे किसान की। इस देश का दुर्भाग्य है कि इफ यू टॉक ऑफ द फार्मर्स एंड पुअर्स यू विल बी वर्शिप्ड। जिन लोगों ने किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का शोषण जो लोग करते हैं, वही लोग इनका नाम लेके देश के टुकड़े करते हैं। ये एक दुर्भाग्य है। और आप देखिए कि इस दुर्भाग्य को हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि इस देश में, शायद आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि नहीं, कि इस पिछले 70 सालों में इस देश का किसान जमीन पर उगी फसल कहीं बेच नहीं सकता। मैं इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों में से किसी को ना मालूम हो, बच्चों को ना मालूम हो
तो ये जाने कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि इस देश का किसान जो उपज पैदा करता है वो कहीं नहीं बेच सकता था सिवाय मंडियों की। एपीएमसी एक्ट था जो बनाया गया, मंडियों के अलावा, ये बात गांठ बांध लीजिए कि मंडियों के अलावा किसान कहीं भी अपना उत्पाद बेच नहीं सकता। और एक मैंने बहुत पत्र लिखे, 6-7 पत्र लिखे कि एपीएमसी को हटाइए, मंडियों को हटाइए, ताकि किसान के लिए फ्री ट्रेड का मौका मिले। लेकिन सरकार ने उससे भी अच्छा काम किया। सरकार ने किया कि मंडी रहेगी, लेकिन और दरवाजे खोल दिए कि तुम जिसको चाहो उसका अपना सामान बेच सकते हो। और क्या हुआ, मंडी चालू है, सब कुछ वही है, केवल इतनी सी बात कह दी कि किसानों का शोषण रोकने के लिए आपने एक अलग दरवाजा खोल दिया कि वो जिसको चाहे बेच दे, जैसा कि कश्मीर में होता है, जैसा कि केरल में। 2 राज्य हैं कि आप जहां चाहें, कश्मीर में जाइए, आप सेब खरीद लीजिए, केसर खरीद लीजिए। अब वो चीज आपने पूरे भारत में करने की कोशिश करी, तो विरोध इसलिए किया जा रहा है कि वैसा ही शोषण मौजूद रहे, वैसा ही शोषण जारी है। और उसको हवा देने वाले कनाडा से फंडिंग करने वाले और पाकिस्तान से फंडिंग करने वाले। और मुझे अफसोस है कि बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच में वो कह रहे हैं, अरे साहब किसान नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। और जरा देखिए कि गणतंत्र दिवस को डिसरप्ट करने के लिए इस तरह की ट्रैक्टर रैली का आयोजन करना, ये आजाद भारत में पहली बार आपको गणतंत्र दिवस पर देखने को मिल रहा है। हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है, और हो क्या रहा है कि डिसरप्ट किया जा रहा है देश को भी और संविधान को भी। और इसको कैसे निपटा जाए? इसको निपटा जाता है सख्ती से। लेकिन सख्ती से निपटोगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर को झेलोगे, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, बदनामी होगी, इसलिए सरकार कुछ नहीं करती। और इसके पहले भी जो 2000 सालों से होता आया है, जब जब सख्ती से निपटने की कोशिश की, तब तक हम ही में से जो लोग बैठे हैं उन्होंने उसको क्रश कर दिया। सख्ती से निपटने की कोशिश शिवाजी ने भी की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी की थी, गुरु तेग बहादुर ने भी की थी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सख्ती से निपटने की कोशिश करी। और क्या हुआ, हम ही में से जो लोग थे उन्होंने उस चीज को क्रश करके देश को गुलाम बनना मंजूर किया। और आज भी अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल का आप देख लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल में अभी बात करी थी किसी ने सुभाष चंद्र बोस जी की। आप में से कितने लोग, इतने यहां पे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, क्या बचपन में आप लोग जानते थे कि 23 जनवरी को सुभाष जी का जन्म हुआ था? भाई मैं एटलीस्ट 23 जनवरी नहीं मना पाता था। मैं तो पिछले 10 साल से जानता हूं कि 23 जनवरी सुभाष जी का जन्मदिन था। इस बार देखिए कितना धूमधाम से मनाया गया, इसके पहले भी मनाया गया। लेकिन जब वो अपने प्राइम पे थे, आज ये देश जो आजाद हुआ है, जो हम आज रिपब्लिक डे मना रहे हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को आप श्रेय दें, किसी एक को आपको चुनना, वो कौन है? वो है सुभाष चंद्र बोस जी। और आप सोचते हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक ढेले का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, आप उसको उसका महिमा मंडल कर रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, आप क्या सोच सकते हैं? मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूं सुभाष बोस के बारे में। इन बच्चों को जानना चाहिए कि एक व्यक्ति में कितनी असीमित क्षमताएं होती हैं। आज आपके पास मोबाइल है, टेलीविजन है, संचार है, नेट है, जाने कितने साधन हैं। एक ऐसा युग था कि इसमें से कुछ भी नहीं था, एक टेलीफोन भी नहीं था। उस युग में एक व्यक्ति 1941 में कैलकाटा में अंग्रेजों द्वारा नजरबंद कर लिया जाता है, और वो व्यक्ति साधु का वेश धारण करके कलकत्ता से निकलता है, झारखंड के एक स्टेशन पे एक ट्रेन पकड़ता है, वहां से वो लाहौर पहुंचता है, और लाहौर पहुंचकर जर्मनी बर्लिन में पहुंचता है, और बर्लिन में हिटलर से मिलता है। क्यों हिटलर से मिलता है? आप में से बहुत सारे लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं कि हिटलर से नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए था? हिटलर तो दूसरी तरफ था ना, ब्रिटिश का दुश्मन था ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए था? ब्रिटिश हमारे देश पे राज कर रहे थे, तो उसके दुश्मन से मिलना कितना बड़ा विजन था।
और उस बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो चलाया, रेडियो। और उस रेडियो को मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में, 5-6 भाषाओं में बर्लिन से वो रेडियो चला। और भारत के एक एक व्यक्ति ने वो संदेश सुना सुभाष चंद्र बोस जी का। वहां से वो जापान गए, क्योंकि जापान और जर्मनी एक तरफ था वो। और वर्ल्ड वॉर 2 जो 1939 में शुरू हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे जर्मनी और जापान। और आखिर तक ये उम्मीद थी कि जर्मनी और जापान ही वो युद्ध जीतेंगे। लेकिन 1944 में मात्र 1 महीने पहले बाजी पलट गई। 1-2 महीने पहले विंस्टन चर्चिल की एक स्पीच से बाजी पलट गई और जर्मनी, जापान यानी जो उस साइड के थे वो हार गए। लेकिन उसके पहले सुभाष चंद्र बोस, जरा देखिए इस आदमी का जज्बा कि अकेला आदमी जर्मनी जाता है, फिर जापान जाता है, जापान से वो सिंगापुर आता है, सिंगापुर से अंडमान निकोबार तब जापान के अंडर में था। और वहां पर आजाद हिंद फौज का गठन करके बर्मा, रंगून से इंडिया में घुस जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। और वहां से जो इतना प्रेशर पड़ता है, आर्मी में रिवोल्ट होने लगता है। जो ब्रिटिश आर्मी है जिसमें कि सारे हिंदुस्तानी हैं, और उन्हीं हिंदुस्तानी आर्मी के लोग आजाद हिंद फौज में ही गए थे। रिवोल्ट होने लगता है। आप सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो आजादी उन सब चीजों से आ गई जो पढ़ाई जाती है, जो गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। इतना प्रेशर हो गया कि ब्रिटिश भले वो वॉर जीत गया हो, वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन ब्रिटिश का मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका था। वो डर गया था सुभाष चंद्र बोस से, और आर्मी में रिवोल्ट के डर से फिर उसने 1943 में ही ये कंसीड कर दिया कि हम भारत छोड़ेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से चिढ़ थी। उनका यह प्लान था कि सुभाष चंद्र बोस को नहीं देंगे भारत, देंगे ऐसे लोगों को जो हमारी बात मानेंगे। क्योंकि उसके बाद भी उनका इंटरेस्ट इंडिया में था और 10 साल तक उनका इंटरेस्ट मौजूद रहा इंडिया में। आज भी हम कॉमनवेल्थ के एक तरीके से उन्होंने जो बनाई थी गुलामी है, जो उनकी व्यवस्था थी, और उन्होंने जो डोमिनियन बनाए उसमें सारे अपने इंटरेस्ट की बात करी। तो गलत इतिहास पढ़ाया गया हमको, गलत लोगों का महिमा मंडल किया गया, हम लोगों के अंदर एक गुलामी भरी गई। लेकिन वो सब इतिहास है। आज तो हमारे आपके सामने आजादी है, पूर्ण आजादी है, सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, बोलने की आजादी है। तो आज हम क्यों नहीं अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे? आज आप केक, पिज्जा, बिरयानी की कल्चर क्यों बता रहे? आज आप में से मिडिल क्लास में ज्यादातर लोग बच्चों को पढ़ा के विदेश क्यों भेज रहे हैं? सबका ये टारगेट है कि बच्चे विदेश में और वृद्ध कपल यहां पर। क्या मातृभूमि से नहीं जुड़ना चाहिए? हम क्या अपने बच्चों को ये बता रहे हैं कि मातृभूमि की कितनी, भारत कोई टुकड़ा नहीं है, भारत कोई जियो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। भारत एक कल्चरल और सिविलाइजेशन है, कल्चरल एंटिटी एंड सिविलाइजेशन है। इस विश्व के 90% देश जियो पॉलिटिकल एंटिटी है, एक टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है। लेकिन भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत एक सभ्यता है। हमें गर्व करना होगा सभ्यता पे कि हमारी 42 सभ्यताएं देश में समाप्त हो गई। सुमेरियन, मेसोपोटामिया, जर्मन, ग्रीक, रोमन, चाइनीज, यानी कितनी सभ्यताएं सब नष्ट हो गई। हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता विलुप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम में से कुछ लोग मौजूद हैं जो इस सभ्यता और इस संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम में से हर व्यक्ति अपने बच्चे को मातृभूमि से जोड़ना, मातृभूमि के लिए समर्पित होना, अपने देश के लिए कुछ करना और कुछ सकारात्मक मानवता के लिए करना, इसके लिए हम प्रेरित करें। हम क्या करते हैं? व्यक्तिगत लाभ, कौन सा पैकेज मिल जाएगा, किस कंपनी में लड़का है, किस देश में है। आप बीमार हैं, मोटी मोटी फाइलें बनी हुई हैं, कोई आता है टेलीविजन के सामने बैठ करके ये बखान करते हैं कि फलानी कंपनी में इतनी तनख्वाह मिल रही है।
सेलिब्रेशन केक काट के हो जाता है। संस्कृति से दूर मत होइए। सबसे पहले सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता, उसको अपनाइए। छोटी छोटी बातों से, अपने वस्त्रों से, तिलक लगा के, कलावा बांध के, अपने खान पान से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करके, जब इतना आप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक जज्बा आता है, फिर आप ज्ञान बटोरते हैं। मैंने देखा कि मिडिल क्लास केवल इसमें इंटरेस्टेड रहता है कि किसी तरीके से हमारा सेटलमेंट हो जाए, हमारी बस अगली पीढ़ी या उसकी अगली पीढ़ी थोड़ा सा कुछ बेटर हो जाए, बस इसके अलावा वो नहीं सोचता है। इस लिहाजा वो ज्ञान भी अर्जित नहीं करता है। अब देखिए, आज ये जो किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान तो है ही नहीं उसमें एक भी, अब वो आंदोलन होता है तो उसमें से हमें, हमारे आपके बीच में से लोग कहने लगते हैं, अरे यार वो किसान, आपको ये मालूम ही नहीं कि किसान का कितना शोषण हो रहा था। इसमें जो बैठे हैं वो अरबपति लोग हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर आपको ये ज्ञान होता तो घर घर से आवाज उठती, घर घर से लोग सड़क पे इकट्ठे हो जाते और ऐसे देशद्रोहियों के मंसूबे कभी कामयाब ना हो पाते। समस्या यही है कि हम 2000 सालों से यही गलती करते आ रहे हैं। अब गलती सुधर रही है, हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है, हमारा कारवां बड़ा हो रहा है, लेकिन और बड़ा होने की जरूरत है। इतना सा भी गलत नहीं होने देंगे, देश को तोड़ने किसी को नहीं देंगे, और यही लड़ाई जारी है। और देखिए, वो अपने जज्बे में बहुत आगे है। उनका जो एजेंडा था आज से 1000 साल पहले, वही एजेंडा आज भी है, लेकिन हम अपना एजेंडा नहीं तय कर पा रहे हैं। तो केवल रिपब्लिक डे मनाने से, वो 15 अगस्त मनाने से, लड्डू खाने से बात नहीं बनेगी। इसके आगे घर घर में ये लड़ाई जारी रखनी होगी और अगली पीढ़ी को तैयार करना होगा। हमारी पीढ़ी भले निकल गई हो, लेकिन इट इज नेवर टू लेट। तुलसीदास जी ने रामायण 80 साल की उम्र में लिखी थी, सबसे बड़ा एपिक बन गया इस देश का, 80 साल की उम्र में लिखी थी। तो इसलिए ये मत सोचिए कि 80 उम्र है कि 70 उम्र है कि 60 है, ये सोचना बिल्कुल बेकार की बात है। ये जो समय चक्र है किसी भी समय चल सकता है। 70 की साल में ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, किसी का 50 में कार्यकाल खत्म हो गया। तो ये सब बिल्कुल मत सोचिए, जहां हैं वहां से शुरू हो जाइए, आज ही से शुरू हो जाइए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।